स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा डिस्कशन बहुत ही सीधा और इंटेंस होने वाला है। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को देख रहे हैं। आपके हाथ में जो ये छोटी सी डिवाइस है, इसमें दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन, सारा ज्ञान मौजूद है। इंसानियत के पूरे इतिहास में हमारे पास कभी भी इतनी जानकारी नहीं थी जितनी आज है। लेकिन फिर भी एक बहुत ही अजीब सी बात है, एक बड़ा पैराडॉक्स है। क्या आज का इंसान कंफ्यूज नहीं है? क्या हम पहले से कहीं ज़्यादा डरे हुए और दिशाहीन महसूस नहीं कर रहे हैं? डेटा तो बहुत है, लेकिन क्लैरिटी यानी स्पष्टता वो कहाँ है? यही वो पजल है, वो सबसे बड़ी गुत्थी है जिसे आज हम इस लेक्चर हॉल में बैठकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज हम जिस किताब को डिकोड करने वाले हैं उसका नाम है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, जिसे लिखा है हमारे समय के सबसे प्रभावशाली इतिहासकारों में से एक युवाल नोआ हरारी ने। आप में से कईयों ने उनकी पिछली किताबें पढ़ी होंगी। सेपियंस में उन्होंने बताया था कि हम कहाँ से आए, हमारा पास्ट क्या था। होमो डेस में उन्होंने दिखाया कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। लेकिन ये किताब ना पास्ट के बारे में है, ना फ्यूचर के बारे में। ये हमारे प्रेजेंट के बारे में है, हियर एंड नाउ। आज इस पल में दुनिया में क्या चल रहा है और हमें किन चीज़ों से डरना चाहिए और किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक बात पहले ही साफ कर दूं, मेरा काम यहाँ आपको कोई मीठी मीठी बातें सुनाकर खुश करना नहीं है। हम यहाँ एक एकेडमिक और बौद्धिक सच्चाई का सामना करने बैठे हैं। हरारी ने इस किताब में हमारे समय की कुछ बहुत ही डार्क और ब्रूटल सच्चाइयों को सामने रखा है और हम उन्हें बिना किसी फिल्टर के एनालाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि दुनिया वैसी ही चलती रहेगी जैसे पिछले 50 सालों से चल रही है, तो आज का यह लेक्चर आपका वो इल्यूजन हमेशा के लिए तोड़ देगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस चीज़ से जिसे हरारी निराशा या डिसइल्यूजनमेंट कहते हैं। 20वीं सदी यानी जो सदी अभी बीती है, उसमें इंसानों ने दुनिया को समझने के लिए 3 बड़ी कहानियां बनाई थी। आप इन्हें 3 ग्लोबल नैरेटिव्स कह सकते हैं। पहली कहानी थी फांसीवाद यानी फैसिस्ट स्टोरी, दूसरी थी कम्युनिस्ट स्टोरी और तीसरी थी लिबरल स्टोरी। वर्ल्ड वॉर 2 में फासिस्ट हार गए, कोल्ड वॉर में कम्युनिस्ट हार गए और अंत में सिर्फ एक ही कहानी बची, लिबरल स्टोरी यानी लिबरलिज्म। अब ये लिबरल स्टोरी क्या है? आसान भाषा में समझे तो ये वो सच है जो कहती है कि हर इंसान आज़ाद है, सबको वोट देने का हक होना चाहिए, फ्री मार्केट या मुक्त बाजार होना चाहिए। और अगर हम दुनिया भर के देशों को आपस में जोड़ देंगे यानी ग्लोबलाइजेशन कर देंगे तो शांति और तरक्की आएगी। 1990 के दशक से लेकर 2008 के आर्थिक संकट तक पूरी दुनिया इसी कहानी पर आंख बंद करके भरोसा कर रही थी। हमें लगता था कि इतिहास खत्म हो गया है और अब बस यही एक तरीका है दुनिया चलाने का। लेकिन फिर क्या हुआ? 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, दुनिया भर में असमानता बढ़ने लगी और फिर हम देखते हैं कि लोग इस लिबरल कहानी से निराश होने लगे। ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया, जिसे ब्रेक्जिट भी कहते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर चुनकर आए जो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, ना कि ग्लोबलाइजेशन की। दुनिया भर में वापस से राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म तेज होने लगा है। हरारी कहते हैं कि आज 21वीं सदी में आकर हमारे पास कोई कहानी नहीं बची है, हम खालीपन में हैं। पुरानी कहानी टूट चुकी है और नई कहानी अभी तक लिखी नहीं गई है और ये खालीपन बहुत खतरनाक है। जब आप सोचेंगे कि ये लिबरल कहानी आखिर फेल क्यों हो रही है, इसके पीछे 2 सबसे बड़ी वजह हैं जो हमारे लेक्चर का अगला बहुत बड़ा हिस्सा है। इन्फोटेक यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक यानी बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों का मिलन। जरा अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। बोर्ड पर मैं 2 अलग अलग लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ। एक लाइन है कंप्यूटर साइंस की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की तरफ जा रही है। दूसरी लाइन है बायोलॉजी की, जहाँ हम DNA, ब्रेन साइंस और न्यूरोलॉजी को समझ रहे हैं। अभी तक ये दोनों लाइनें अलग अलग थीं, लेकिन आज इस सदी में
ये दोनों लाइनें आपस में टकरा रही है। जब आप बायोलॉजिकल नॉलेज को कंप्यूटर की बेतहाशा डेटा प्रोसेसिंग पावर के साथ मिला देते हैं तो एक नई चीज पैदा होती है, इंसानों को हैक करने की क्षमता। हाँ, आपने सही सुना, इंसानों को हैक करना। हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, हमारे फैसले हमारे अपने हैं, लेकिन हरारी हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान कोई रहस्यमयी आत्मा नहीं है, बल्कि बायोकेमिकल एल्गोरिदम का एक सेट है। और अगर किसी बाहरी सिस्टम के पास, जैसे गूगल, फेसबुक या किसी सरकार के पास आपके बारे में आपसे ज़्यादा डेटा आ जाए, तो वो सिस्टम आपको आपसे बेहतर समझ सकता है। वो जान सकता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप किस चीज़ से डरते हैं और आप अगली बार किस बटन पर क्लिक करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस हैकिंग के असली मतलब को गहराई से समझें। जब मैं कहता हूं कि इंसान हैक हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है? लिबरलिज्म यानी उदारवाद की पूरी इमारत एक ही पिलर पर खड़ी है, फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा। हम मानते हैं कि हमारे विचार, हमारी पसंद, हमारे वोट पूरी तरह से हमारे अपने हैं। अगर मैं कोई कार खरीदता हूं या किसी नेता को वोट देता हूं, तो मैं अपनी आज़ाद मर्जी से ऐसा करता हूं। लेकिन हरारी कहते हैं कि यह फ्री विल एक मिथ है, एक इल्यूजन है। इसे ऐसे समझिए, इंसान फैसले कैसे लेता है? भावनाओं से, फीलिंग्स से। और फीलिंग्स क्या है? वो कोई जादू या आत्मा की आवाज़ नहीं है, वो एवोल्यूशन द्वारा बनाए गए बायोकेमिकल एल्गोरिदम है। जब आप जंगल में एक शेर देखते हैं तो आप डरते हैं और भागते हैं। वो डर एक कैलकुलेशन है जो आपका दिमाग सेकंड के 1000वें हिस्से में करता है। शेर का साइज क्या है, उसकी दूरी क्या है, आपकी भागने की स्पीड क्या है, ये सब प्योरली डेटा प्रोसेसिंग है। अभी तक दुनिया की किसी भी सरकार या कॉरपोरेशन के पास इतनी बायोलॉजिकल नॉलेज और कंप्यूटिंग पावर नहीं थी कि वो आपके इस अंदरूनी बायोकेमिकल प्रोसेस को ट्रैक कर सके। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। हरारी एक बहुत ही पावरफुल इक्वेशन की बात करते हैं जो इस किताब की जान है। इमेजिन कीजिए, मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं B × C = AH। B × C = AH। B है बायोलॉजिकल नॉलेज यानी हमारे शरीर, DNA और दिमाग की समझ। C है कंप्यूटिंग पावर यानी AI और डेटा प्रोसेसिंग की ताकत। और जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो आपको मिलता है AH यानी एबिलिटी टू हैक ह्यूमंस, इंसानों को हैक करने की क्षमता। जरा सोचिए, आप अपने स्मार्टफोन पर एक वीडियो देख रहे हैं। फोन का कैमरा आपकी आंखों की मूवमेंट ट्रैक कर रहा है। आपके स्मार्ट वॉच आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रही है। जब स्क्रीन पर कोई खास राजनेता आता है या कोई भड़काऊ न्यूज आती है, तो एल्गोरिदम नोट करता है कि आपका हार्ट रेट अचानक बढ़ गया है, आपकी पुतलियां फैल गई हैं। उसे सेकंड्स में पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ से गुस्सा आता है, किस चीज़ से आप डरते हैं। सच तो ये है कि आप खुद अपने सबकॉन्शियस के बारे में इतना नहीं जानते होंगे जितना वो एल्गोरिदम जान चुका है। और एक बार जब वो बाहरी सिस्टम आपको आपसे बेहतर समझ लेता है, तो वो आपको बेहद आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। वो आपको लगातार वही कंटेंट दिखाएगा जो आपके सबसे गहरे डर या गुस्से को ट्रिगर करे। आपको लगेगा कि आप खुद चुन रहे हैं कि क्या देखना है या किसे वोट देना है, लेकिन असल में आपकी फ्री विल खत्म हो चुकी है। आप बस एक कठपुतली बन गए हैं जिसके धागे अदृश्य एल्गोरिदम के हाथ में है। अब यहां से कहानी एक बहुत ही प्रैक्टिकल मोड़ लेती है। दोनों के बीच का एक कनेक्शन समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर एक मशीन, एक एल्गोरिदम आपको आपसे बेहतर समझ सकता है, आपकी भावनाओं को पढ़ सकता है और आपके बायोकेमिकल पैटर्न्स को डिकोड कर सकता है, तो फिर ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं और मशीन नहीं कर सकती? इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का सबसे पहला और भयानक असर कहाँ दिखेगा? हमारे काम पर। और यहीं से हम इस किताब के दूसरे चैप्टर में प्रवेश करते हैं जो जॉब्स के बारे में है। अगर इंसान केवल डेटा प्रोसेस करने वाले बायोलॉजिकल एल्गोरिदम है, तो एक सिलिकॉन बेस्ड मशीन एल्गोरिदम, एक कार्बन बेस्ड एल्गोरिदम यानी इंसान को
आसानी से रिप्लेस कर सकता है। अक्सर जब ऑटोमेशन की बात होती है तो लोग एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह कहते हैं कि हाँ, मशीनें शारीरिक काम ले लेंगी, लेकिन इंसानों के पास क्रिएटिविटी है, इमोशंस है, मशीनें वो नहीं कर सकती। हरारी इस गलत फहमी को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि एआई कोई फिजिकल रोबोट नहीं है जो सिर्फ फैक्ट्री में बक्से उठाएगा। एआई पैटर्न रिकॉग्निशन में माहिर है और इंसान का दिमाग भी ज़्यादातर पैटर्न रिकॉग्निशन पर ही काम करता है। चाहे वो कोई डॉक्टर हो जो एक्सरे देखकर बीमारी पहचान रहा हो, या कोई वकील हो जो पुराने केस पढ़कर नया ड्राफ्ट बना रहा हो, ये सब पैटर्न है। और एआई ये काम इंसानों से कहीं ज़्यादा बेहतर, तेज और सस्ते में कर सकता है। पहले हमें लगता था कि रोबोट्स सिर्फ मजदूरों का काम छीनेंगे, जैसे फैक्ट्री में भारी सामान उठाना या गाड़ियां चलाना। हमें एक गरूर था कि कॉग्निटिव जॉब्स, यानी जिनमें दिमाग, एनालिसिस या इमोशनल इंटेलिजेंस लगता है, जैसे डॉक्टर, वकील या टीचर, वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हरारी इस भ्रम को तोड़ देते हैं। एआई किसी भी इंसान से बेहतर पैटर्न रिकॉग्निशन कर सकता है। एक बहुत ही काबिल डॉक्टर अपनी पूरी जिंदगी में कितने पेशेंट्स देखेगा? 10,000, 20,000, और वो एक बार में कितनी नई मेडिकल रिसर्च याद रख सकता है। लेकिन एक मेडिकल एआई सिस्टम दुनिया भर के करोड़ों पेशेंट्स का डेटा, हर नई रिसर्च, हर नई बीमारी का पैटर्न 1 सेकंड में स्कैन कर सकता है, वो भी बिना थके, बिना किसी पर्सनल बायस के। अगर भविष्य में आपको कैंसर डायग्नोज करवाना हो तो आप किस पर भरोसा करेंगे? एक थके हुए इंसान डॉक्टर पर, या एक ऐसे सुपर कंप्यूटर पर जिसने पिछले 1 मिनट में दुनिया भर के 10 लाख सिमिलर केस स्टडीज किए हैं? यहां हरारी एक बहुत ही डरावना लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट देते हैं, द यूजलेस क्लास, यानी अनुपयोगी वर्ग। ये वो लोग नहीं होंगे जो काम नहीं करना चाहते, ये वो लोग होंगे जिनके पास ऐसा कोई स्किल नहीं बचेगा जिसकी इकोनॉमी में कोई वैल्यू हो। 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने वर्किंग क्लास यानी मजदूर वर्ग पैदा किया था। 21वीं सदी का एआई रेवोल्यूशन एक ऐसा वर्ग पैदा कर सकता है जिसके आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम को कोई जरूरत ही नहीं होगी। एक इंसान जो आर्थिक रूप से सिस्टम के लिए बेकार हो चुका है, उसके पास क्या राजनीतिक ताकत बचेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना है। इसलिए जब बायोटेक और इन्फोटेक मिलते हैं तो वो सिर्फ हमारा प्राइवेट डेटा ही नहीं चुराते, वो इकोनॉमी में हमारी उपयोगिता, हमारी यूटिलिटी को ही पूरी तरह खत्म कर देते हैं। हमारे सामने एक बहुत ही क्लियर और अनकंफर्टेबल तस्वीर है। मशीनें सिर्फ हमारे हाथ पैर ही रिप्लेस नहीं कर रही है, वो हमारी चॉइसेस, हमारे सेंसेस और अंततः हमारी आजीविका को भी ओवरटेक कर रही है। और जब जॉब्स जाएंगे और एआई इस तरह से फैसले लेने लगेगा तो हमारी आज़ादी यानी लिबर्टी का क्या होगा, जो इस सेक्शन का तीसरा मुख्य विषय है। हम लिबरल सोसाइटी में रहते हैं जहां हम मानते हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट और वोटर नोज बेस्ट। हम अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब एल्गोरिदम आपकी फीलिंग्स को मैनिपुलेट करना सीख जाएंगे तब क्या होगा? इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिस्टम जो लगातार आपके हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन ट्रैक कर रहा है। जब आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उसे पता है कि किस तरह की हेडलाइन आपको गुस्सा दिलाती है और किस तरह की आपको डराती है। वो आपकी भावनाओं को हैक करके आपको ऐसे कंट्रोल करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हरारी इसे डिजिटल डिक्टेटरशिप कहते हैं। 20वीं सदी के तानाशाहों जैसे हिटलर या स्टालिन को करोड़ों लोगों को कंट्रोल करने के लिए सीक्रेट पुलिस और बहुत बड़ी नौकरशाही की जरूरत पड़ती थी। वो हर किसी पर नजर नहीं रख सकते थे, लेकिन 21वीं सदी के तानाशाह को इसकी जरूरत नहीं होगी। कैमरा, माइक्रोफोन और एआई एल्गोरिदम मिलकर 24 घंटे 7 दिन हर नागरिक की निगरानी कर सकते हैं। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। दुनिया के कुछ हिस्सों में ये सर्वेलेंस सिस्टम आज इसी वक्त काम कर रहे हैं। जब अथॉरिटी या सत्ता इंसानों के हाथ से निकलकर एल्गोरिदम के हाथ में चली जाएगी तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? ये सब हमें एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर ले आते हैं।
जो है समानता यानी इक्वालिटी। चौथा चैप्टर इसी बारे में बात करता है। पुराने जमाने में संपत्ति का मतलब था जमीन। जिसके पास जमीन होती थी वो अमीर और ताकतवर होता था। फिर इंडस्ट्रियल युग आया तो संपत्ति का मतलब हो गया मशीनें और फैक्ट्रियां। लेकिन आज 21वीं सदी में दुनिया की सबसे कीमती चीज न जमीन है न फैक्ट्रियां, वो है डेटा। जो डेटा कंट्रोल करेगा वो भविष्य कंट्रोल करेगा। अगर डेटा कुछ मुट्ठी भर कॉरपोरेशन या सरकारों के हाथ में सिमट गया तो दुनिया में इतनी भयंकर असमानता पैदा होगी जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। दुनिया कुछ बहुत ही अमीर सुपर ह्यूमंस और एक बहुत ही बड़ी यूजलेस क्लास के बीच स्पष्ट रूप से बढ़ सकती है। अभी तक हमने हरारी की किताब के इस पहले बड़े हिस्से को डिकोड किया है, जिसे हम टेक्नोलॉजिकल चैलेंज यानी तकनीकी चुनौती कह सकते हैं। हमने देखा कि कैसे पुरानी लिबरल कहानी टूट रही है, कैसे एआई और बायोटेक मिलकर हमारे काम, हमारी आज़ादी और हमारी समानता के लिए एक ऐसा खतरा पैदा कर रहे हैं जिसे हम अभी तक ठीक से समझ भी नहीं पाए हैं। तो हमने जो अभी तक एनालाइज किया है उसका मूल सार यही है कि 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी इंसान की बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कमजोरियों को हैक कर रही है और हमारी वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं इस झटके को सहने के लिए डिजाइन नहीं की गई है। अब जब टेक्नोलॉजी हमारी बुनियाद इस कदर हिला रही है तो हमारा समाज और हमारे नेता इसका सामना कैसे कर रहे हैं। हमारे अगले सेक्शन में हम इस किताब के दूसरे बड़े हिस्से में प्रवेश करेंगे, द पॉलिटिकल चैलेंज। हम बात करेंगे कि कैसे कम्युनिटीज टूट रही हैं, कैसे नेशनलिज्म वापस आ रहा है और धर्म इस हाईटेक दुनिया में क्या भूमिका निभा रहा है। क्या आप तैयार हैं इस किताब के अगले और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हिस्से की गहराई में उतरने के लिए? चलिए हम पॉलिटिकल चैलेंज की तरफ बढ़ें। तो इमेजिन कीजिए कि दुनिया भर में लोग डरे हुए हैं। हमने अभी देखा कि कैसे जॉब्स खतरे में हैं और एल्गोरिदम हमारे दिमाग पढ़ रहे हैं। ऐसे में एक आम इंसान क्या करता है? वो सुरक्षा ढूंढता है। जब बाहर तूफान आता है तो हम अपने घर की तरफ भागते हैं, अपने लोगों की तरफ भागते हैं। इंसान कम्युनिटी की तलाश करता है। कुछ साल पहले जब दुनिया में ये डर फैलने लगा था तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने एक लंबा मैनिफेस्टो लिखा। उन्होंने कहा कि वो फेसबुक के जरिए एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाएंगे जो लोगों को जोड़ेगी और इस अकेलेपन को दूर करेगी। लेकिन हरारी एक बहुत ही फंडामेंटल बायोलॉजिकल सच्चाई हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का एक शरीर होता है। हम सिर्फ स्क्रीन पर टिके हुए कान और आंखें नहीं हैं। पिछले 10,000 सालों में एवोल्यूशन ने, विकासवाद ने हमें ऐसा बनाया है कि हमें एक दूसरे की फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपका कोई ऑनलाइन दोस्त आपके लिए सूप लेकर आपके घर नहीं आ सकता। ऑनलाइन दुनिया हमें करीब लाने के बजाय हमें हमारे ही शरीर और हमारे आसपास की फिजिकल दुनिया से दूर कर रही है। आप एक ही कमरे में अपने परिवार के साथ बैठकर भी मीलों दूर किसी दूसरे देश के अजनबियों से चैट कर रहे होते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमें वो फिजिकल कम्युनिटी नहीं दे सकती जिसकी हमें बायोलॉजिकली ज़रूरत है। अब ज़रा इस साइकोलॉजिकल जंप को बहुत ही बारीकी से समझिए, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा खेल होता है। जब आपकी ये लोकल फिजिकल कम्युनिटी टूट जाती है और ऑनलाइन कम्युनिटी आपको असल सुकून नहीं दे पाती तो नतीजा क्या होता है? इंसान खुद को एक बहुत ही विशाल और बेरहम ग्लोबल इकोनॉमी के सामने बिल्कुल अकेला, निहत्था और बेबस महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। कब सिलिकॉन वैली का कोई एल्गोरिदम या किसी दूसरे देश का हैकर उसकी नौकरी छीन ले, उसे नहीं पता। इस भयंकर बेबसी, असुरक्षा और अलगाव यानी एलियनेशन के खालीपन को भरने के लिए उसे एक बहुत बड़े सहारे की जरूरत होती है। उसे एक ऐसी पहचान चाहिए जो उसे सुरक्षित और ताकतवर महसूस कराए। और यहीं पर पॉलिटिकल लीडर्स और स्टेट इस डरे हुए अकेले इंसान को एक कहानी देते हैं। वो कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम एक महान राष्ट्र का हिस्सा हो। हम इन बाहरी ग्लोबल ताकतों के खिलाफ दीवारें खड़ी कर देंगे और तुम्हें बचाएंगे।
तो जब ये ऑनलाइन कम्युनिटी फेल होती है और इंसान अपने आसपास खालीपन और असुरक्षा महसूस करता है, तो वो सुरक्षा और बिलोंगिंग यानी जुड़ाव की तलाश में एक बहुत ही पुरानी, मजबूत और जानी पहचानी ईंट को कसकर पकड़ लेता है। वो ईंट है राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अमेरिका, यूरोप, एशिया, हर जगह नेशनलिज्म वापस लौट रहा है। हर कोई कह रहा है हमारा देश सबसे पहले। अब एक इतिहासकार के तौर पर हरारी कहते हैं कि नेशनलिज्म कोई जन्मजात बुरी चीज नहीं है। इसी राष्ट्रवाद ने इंसानियत को कबीलों और छोटे छोटे गुटों से निकालकर करोड़ों लोगों के साथ शांति से रहना सिखाया। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि नेशनलिज्म का जन्म हुआ था नेशनल यानी राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए। जरा ध्यान दीजिए, इमेजिन कीजिए मैं यहाँ 3 बड़े सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आज के दुनिया के 3 सबसे बड़े खतरे हैं। पहला सर्कल है न्यूक्लियर वॉर, दूसरा सर्कल है इकोलॉजिकल कोलैप्स यानी क्लाइमेट चेंज, और तीसरा सर्कल है टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, जिसके बारे में हमने अभी बात की, एआई और बायोटेक। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इनमें से कोई भी खतरा ऐसा है जो किसी देश का पासपोर्ट या वीज़ा चेक करके बॉर्डर पार करता हो? नहीं। अमेरिका की कोई भी दीवार मेक्सिको या चीन से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रोक सकती। इसे विजुअलाइज करने के लिए मैं प्रोजेक्टर पर एक नक्शा दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे ये लाल रंग जो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते समुद्री जल स्तर को दिखा रहा है, ये देशों की लाइनों और सीमाओं को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। अगर चीन जेनेटिक इंजीनियरिंग के नियम तोड़कर सुपर ह्यूमंस बनाने लगता है, तो क्या अमेरिका या भारत इससे अछूते रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे में मेरा देश सबसे महान का नारा इन ग्लोबल समस्याओं को कैसे सुलझाएगा? सच तो ये है कि अगर हम नेशनलिज्म में ही उलझे रहे तो हम इन तीनों में से किसी भी खतरे का सामना नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल समस्याओं के लिए ग्लोबल सहयोग चाहिए जो कि नेशनलिज्म नहीं दे सकता। तो जब राष्ट्रवाद इन ग्लोबल सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो इंसान और पीछे मुड़ता है, वह धर्म यानी रिलीजन के पास जाता है। हरारी यहाँ बहुत ही बेबाक और कड़वी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि धर्म आपको एक सांस्कृतिक पहचान दे सकता है, आपको एक ग्रुप का हिस्सा महसूस करा सकता है, लेकिन 21वीं सदी की तकनीकी समस्याओं का इसके पास कोई समाधान नहीं है। जब पुराने जमाने में पानी की कमी होती थी तो लोग बारिश के लिए यज्ञ करते थे, दुआ मांगते थे या डांस करते थे। आज अगर किसी देश में पानी की कमी है तो वो देश डिसैलिनेशन प्लांट लगाता है। क्या किसी भी धर्म की पवित्र किताब में यह लिखा है कि ऑटोनोमस हथियारों यानी अपने आप फैसला लेकर गोली चलाने वाले रोबोट्स को कैसे रेगुलेट किया जाए? क्या कहीं ये लिखा है कि डीएनए एडिटिंग के क्या नैतिक नियम होने चाहिए? नहीं। आज के दौर में धर्म अक्सर सिर्फ राष्ट्रवाद की एक यूनिफॉर्म या एक टूल बनकर रह गया है जो लोगों को इमोशनली मोबिलाइज करने के काम आता है, लेकिन रियल वर्ल्ड की साइंटिफिक समस्याओं का कोई ब्लूप्रिंट नहीं देता। और इसी ग्लोबल उथल पुथल, आर्थिक असमानता और जलवायु परिवर्तन से 21वीं सदी का एक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा होता है, इमिग्रेशन, शरणार्थियों और प्रवासियों का मुद्दा। आप न्यूज़ में रोज देख रहे होंगे कि कैसे इमिग्रेशन यूरोप और अमेरिका को अंदर से तोड़ रहा है। हरारी इस पूरे मुद्दे को बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से एक डील या समझौते की तरह समझाते हैं। इमिग्रेशन बेसिकली एक 3 स्टेप कॉन्ट्रैक्ट है। पहला स्टेप, होस्ट देश इमिग्रेंट्स को अंदर आने देता है। दूसरा स्टेप, इमिग्रेंट्स बदले में उस देश के कोर वैल्यूज और संस्कृति को अपनाते हैं यानी एसिमिलेट होते हैं। तीसरा स्टेप, जब वो ऐसा करते हैं तो होस्ट देश उन्हें अपने बराबर का नागरिक मान लेता है। अब सारा झगड़ा इसी बात पर है कि कौन इस डील को तोड़ रहा है। जो लोग इमिग्रेशन के खिलाफ हैं वो कहते हैं कि इमिग्रेंट्स इस डील का दूसरा हिस्सा नहीं निभा रहे। वो आते तो हैं लेकिन हमारी संस्कृति नहीं अपनाते, अपने ही अलग मोहल्ले बना लेते हैं। दूसरी तरफ जो लोग इमिग्रेशन के सपोर्ट में हैं वो कहते हैं कि होस्ट देश डील का तीसरा हिस्सा नहीं निभा रहा।
इमिग्रेंट्स चाहे कितने भी कोशिश कर लें, उन्हें कभी पूरी तरह से अपनाया नहीं जाता। उनके साथ हमेशा बाहर वालों जैसा बर्ताव होता है। हरारी एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं कि आज जो हम भेदभाव देखते हैं वो रेसिज्म या नस्लवाद कम और कल्चरिज्म यानी संस्कृतिवाद ज़्यादा है। लोग अब आपकी चमड़ी के रंग से ज़्यादा इस बात पर जज करते हैं कि आपके कल्चरल वैल्यूज़ उनके वैल्यूज़ से मेल खाते हैं या नहीं। और कल्चरिज्म को काउंटर करना रेसिज्म को काउंटर करने से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ आकर हम एक बहुत ही मजबूत दीवार से टकरा जाते हैं। इस पूरे सेगमेंट का सार ये है कि हमारी पुरानी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं, चाहे वो राष्ट्र हो, धर्म हो या हमारी पारंपरिक कम्युनिटीज हो, 21वीं सदी की ग्लोबल और टेक्नोलॉजिकल सुनामी का सामना करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। हम ग्लोबल समस्याओं का लोकल समाधान ढूंढने की एक बेकार कोशिश कर रहे हैं। अब जब राजनीति और धर्म हमें नहीं बचा पा रहे हैं, तो हम सच और झूठ के बीच कैसे फर्क करें? हमारे अगले हिस्से में हम इस किताब के सबसे डार्क और माइंड बेंडिंग हिस्से में प्रवेश करेंगे, सच्चाई। हम बात करेंगे कि कैसे फेक न्यूज़ कोई नई चीज़ नहीं है, कैसे हमारी ज्ञान की आज़ादी एक बहुत बड़ा इल्यूजन है और कैसे हमें साइंस फिक्शन की कहानियों ने ब्रेन वॉश किया है। क्या आप इस इल्यूजन के पार देखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए अपनी सीट्स पर सीधे बैठ जाइए, क्योंकि अब हम इंसानियत के सबसे नाजुक, सबसे भ्रमित करने वाले और शायद सबसे खतरनाक इलाके में कदम रखने वाले हैं, सच्चाई यानी ट्रुथ। आजकल हम हर जगह सुनते हैं कि हम एक पोस्ट ट्रुथ एरा में जी रहे हैं। फेक न्यूज़ का ज़माना है। हमें लगता है कि पहले के लोग सच बोलते थे और आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सब बर्बाद कर दिया है। लेकिन हरारी यहाँ एक बहुत बड़ा बम फोड़ते हैं। एक इतिहासकार की हैसियत से वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं, होमो सेपियंस हमेशा से एक पोस्ट ट्रूथ प्रजाति रहा है। जरा इस बात को गहराई से समझिए। हम इंसानों ने इस दुनिया पर कब्जा कैसे किया? क्या हम शेरों से ज्यादा ताकतवर थे? नहीं। क्या हम चिंपैंजी से ज्यादा तेज थे? नहीं। हमने दुनिया इसलिए जीती क्योंकि हम इकलौते जानवर हैं जो ऐसी चीजों की कल्पना कर सकते हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, और फिर हम सब मिलकर उस कल्पना पर विश्वास कर सकते हैं। भगवान, राष्ट्र, पैसा, मानवाधिकार, लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन, ये सब क्या है? ये कोई पेड़ या पत्थर नहीं है जिन्हें आप छू सके। ये सब कहानियां हैं, फिक्शंस हैं। जब हजारों या करोड़ों लोग एक ही कहानी पर विश्वास करते हैं तो वो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक रंगीन कागज का टुकड़ा दूं और कहूं कि यह 2000 रुपए है, तो आप मुझे इसके बदले में खाना या कपड़ा दे देंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों पैसे नाम की इस कहानी पर भरोसा करते हैं। सच तो यह है कि अगर आप दुनिया भर के लाखों लोगों को एकजुट करना चाहते हैं तो एक जटिल, बोरिंग सच्चाई से कहीं ज्यादा काम आती है एक आसान और सुकून देने वाली कहानी। भले ही वो कहानी पूरी तरह से सच ना हो। सत्ता और सच्चाई के बीच हमेशा से एक तनाव रहा है, और इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता और सच्चाई के बीच टकराव होता है तो सत्ता जीतती है। सत्ता को बनाए रखने के लिए मिथक और कहानियां जरूरी है। इसलिए फेक न्यूज़ कोई 2016 के अमेरिकी चुनाव या सोशल मीडिया की देन नहीं है। ये इंसानियत के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत पुराना फीचर है, और इस भ्रम के जाल में हम इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हम नॉलेज इल्यूजन यानी ज्ञान के भ्रम के शिकार हैं। हम में से हर एक को लगता है कि हम बहुत समझदार हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं। लेकिन हरारी एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछते हैं, आप में से कितने लोग जानते हैं कि आपके पैंट की जिप कैसे काम करती है, या आपके घर का फ्लश टॉयलेट कैसे काम करता है? हम हर रोज इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमें इन्हें स्क्रैच से बनाना पड़े तो हम में से ज्यादातर लोग फेल हो जाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से बहुत कम जानते हैं। हमारा सारा ज्ञान हमारे ग्रुप में, हमारी कम्युनिटी में बटा हुआ है। इसे ग्रुप थिंक कहते हैं। जब हम पाषाण युग में रहते थे
तब ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन 21वीं सदी में जब दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है तो यह ग्रुप थिंक हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। हम क्लाइमेट चेंज या जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे बेहद जटिल मुद्दों पर अपनी राय ऐसे बनाते हैं जैसे हम सब वैज्ञानिक हो, जबकि असल में हम सिर्फ अपने ग्रुप, अपने दोस्तों, अपनी राजनीतिक पार्टी या अपने धर्म के विचारों को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। जब दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो हमारा न्याय या जस्टिस का पैमाना भी टूट जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को मारा नहीं। लेकिन क्या आज की ग्लोबल इकोनॉमी में इतना भर होना काफी है? हो सकता है कि जो टी शर्ट आपने अभी पहनी हुई है वो बांग्लादेश के किसी बाल मजदूर ने बनाई हो सकता है कि जिस बैंक में आपका रिटायरमेंट फंड जमा है वो बैंक उस पैसे से अमेज़न के जंगल काटने वाली कंपनियों में निवेश कर रहा हो। क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं? एवोल्यूशन ने हमारा दिमाग इस तरह डिज़ाइन नहीं किया है कि हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी इंसान के साथ होने वाले अन्याय को महसूस कर सकें। हमारा सेंस ऑफ जस्टिस, हमारी नैतिकता छोटे कबीलों के लिए डिज़ाइन हुई थी, जहां अगर मैंने आपके सेब चुराए तो मुझे पता है कि मैंने गलत किया। लेकिन आज की ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी लंबी और इतनी उलझी हुई है कि हम में से कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसके हाथ पूरी तरह से साफ है। हम अनजाने में ही ग्लोबल अन्याय का हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि सच को जानना अब बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। और ऐसे में जब हम दुनिया को समझ नहीं पाते तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं साइंस फिक्शन की तरफ। हम हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं। द मैट्रिक्स या टर्मिनेटर जैसी फिल्में हमें 21वीं सदी के खतरों के बारे में बताती है, लेकिन हरारी कहते हैं कि ये फिल्में हमें गलत दिशा में ले जा रही हैं। जरा द मैट्रिक्स को याद कीजिए। उसमें दिखाते हैं कि इंसान एक सिमुलेशन में फंसा है और एक दिन वो जाग जाता है। उसे अपना असली रूप, अपना ट्रू सेल्फ मिल जाता है और वो मशीनों के खिलाफ बगावत कर देता है। हरारी कहते हैं कि यही सबसे बड़ा धोखा है। असल जिंदगी में बायोटेक और इन्फोटेक के इस युग में आपकी कोई ऐसी ट्रू सेल्फ नहीं है जो इस हैकिंग से अछूती रह सके। एल्गोरिदम आपके शरीर को किसी बैटरी की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वो आपकी इच्छाओं को, आपकी चाहतों को आकार देंगे। बगावत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मशीन जो कहेगी आपको वही अपनी सबसे गहरी इच्छा महसूस होगी। आप अपने पिंजरे से प्यार करने लगेंगे। साइंस फिक्शन हमें यह गलत उम्मीद देता है कि आखिर में इंसान की आत्मा जीत जाएगी, जबकि साइंस हमें बता रही है कि वैसी कोई अमर और अजय आत्मा है ही नहीं। तो इस पूरे हिस्से का सार ये है कि एक व्यक्ति के रूप में हम अज्ञानी हैं। हमारी नैतिकता इस ग्लोबल दुनिया के लिए आउटडेटेड हो चुकी है। हम आरामदायक झूठी कहानियों के आदी हैं और हमारी संस्कृति हमें गलत खतरों से डरा रही है। अब जब हमने अपनी सारी कमजोरियों, अपने भ्रमों और अपनी संस्थाओं के खोखलेपन को नंगा करके देख लिया है, तो सवाल उठता है कि क्या हमारे पास कोई उम्मीद है ऐसे खतरनाक भविष्य के लिए जहां जॉब्स नहीं होंगे और सच का पता लगाना नामुमकिन होगा। हम अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को आखिर क्या सिखाएं? अगले और इस लेक्चर के अंतिम बड़े हिस्से में हम रेजिलियंस यानी लचीलेपन, शिक्षा के भविष्य और जीवन के मीनिंग पर हरारी के फाइनल समाधान को एनालाइज करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस मास्टर क्लास के आखिरी और सबसे गहरे समाधान की तरफ बढ़ने के लिए? अब हम इस लेक्चर के आखिरी, सबसे व्यक्तिगत और शायद सबसे मुश्किल हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। हमने दुनिया भर की पॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के काले सच को देख लिया। हमने ये मान लिया कि हमारे बनाए हुए सारे पुराने सिस्टम्स, धर्म, राष्ट्रवाद, हमारी पारंपरिक अर्थव्यवस्था टूट रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि हम करें क्या? एक इंसान के तौर पर, एक पेरेंट के तौर पर हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या सिखाएं? इमेजिन कीजिए एक 10 साल के बच्चे को जो आज स्कूल जा रहा है। वो 2050 में 30 साल का होगा और 2100 तक जिंदा रह सकता है। हम उसे आज स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं?
हम उसे इतिहास की तारीखें रटा रहे हैं, कोडिंग सिखा रहे हैं, या शायद कोई विदेशी भाषा सिखा रहे हैं। हरारी कहते हैं कि आज स्कूल में दी जाने वाली ज्यादातर इंफॉर्मेशन 2050 तक पूरी तरह से कचरा यानी इररिलेवेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम अभी तक इंडस्ट्रियल युग के माइंडसेट से पढ़ा रहे हैं। उस जमाने में इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, तो स्कूल का काम था बच्चों के दिमाग में डेटा भरना। लेकिन आज हम इंफॉर्मेशन के बाढ़ में डूब रहे हैं। आज इंटरनेट पर एक क्लिक से आपको दुनिया भर का ज्ञान मिल सकता है। आज के बच्चों को और ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सेंस मेकिंग, यानी ये समझने की क्षमता कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी फेक है, और इतने सारे डेटा को जोड़कर दुनिया की असली तस्वीर कैसे बनाई जाए। और सबसे बड़ी बात, क्या कोडिंग सीखना उसे बचा लेगा? बहुत मुमकिन है कि 2050 तक एआई इंसानों से कहीं बेहतर और तेज कोडिंग कर रहा हो। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर की वजह से आपको स्पेनिश या मैंड्रिन सीखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो फिर हम पढ़ाएं क्या? हरारी शिक्षाविदों की उस थ्योरी का समर्थन करते हैं जिसे द 4 C's कहा जाता है: क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी। लेकिन इन सबसे भी ऊपर जो एक चीज़ आपको इस 21वीं सदी में जिंदा रखेगी वो है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मानसिक लचीलापन और इमोशनल बैलेंस। ज़रा सोचिए, पुराने ज़माने में ज़िंदगी 2 हिस्सों में बटी होती थी। पहले 25 साल आप सीखते थे, एक स्किल बनाते थे, और बाकी के 50 साल आप उसी स्किल के सहारे काम करते थे। आप एक अकाउंटेंट बनते थे और जीवन भर अकाउंटेंट रहते थे। लेकिन 21वीं सदी में एआई और ऑटोमेशन इकोनॉमी को इतनी तेजी से बदलेंगे कि कोई भी जॉब जीवन भर के लिए सुरक्षित नहीं है। आपको अपनी जिंदगी में बार बार खुद को री इन्वेंट करना पड़ेगा। आपको 40 साल की उम्र में अपना करियर बदलना पड़ेगा, और फिर शायद 50 की उम्र में एक बार फिर। अब आप खुद से पूछिए, क्या 50 साल की उम्र में अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर एकदम नया इंसान बनना, एक नया स्किल स्क्रैच से सीखना आसान है? यह मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकली बेहद डरावना है। लोग बदलाव से नफरत करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पुरानी पहचान से चिपक कर बैठे रहेंगे तो आप उसी यूजलेस क्लास का हिस्सा बन जाएंगे जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। इसलिए भविष्य में सर्वाइव करने के लिए आपको लगातार अनकंफर्टेबल होने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको उस चीज़ को छोड़ना सीखना होगा जो आप जानते हैं, और उसे गले लगाना होगा जिसे आप नहीं जानते। और जब हम अपनी पहचान और मीनिंग की बात करते हैं तो हम इस किताब के सबसे गहरे दार्शनिक सवाल से टकराते हैं। जीवन का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ लाइफ। हम इंसान हमेशा से कहानियों के भूखे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई बताए कि इस ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी कहानी चल रही है, और उस कहानी में हमारा एक बहुत ही स्पेशल रोल है। धर्म हमें बताता है कि भगवान ने हमें एक मकसद से बनाया है। राष्ट्रवाद हमें बताता है कि हमारा देश महान है और हमें उसके लिए अपनी जान दे देनी चाहिए। पूंजीवाद या कैपिटलिज्म हमें बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदना और इकोनॉमी को बढ़ाना ही जीवन का असली लक्ष्य है। लेकिन हरारी इन सारी कहानियों को बेदर्दी से चीर देते हैं। एक वैज्ञानिक और इतिहासकार के तौर पर वो हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड की कोई कहानी नहीं है। यूनिवर्स एक अंधा भौतिक प्रोसेस है जिसमें किसी अर्थ या मीनिंग की कोई जगह नहीं है, और जिसे आप अपना मैं या सेल्फ कहते हैं, आपकी आत्मा, आपकी पर्सनैलिटी, वो भी कोई अटल सच्चाई नहीं है। वो बस आपके दिमाग के न्यूरॉन्स द्वारा रची गई एक और कहानी है, एक इल्यूजन है। हरारी का ये एनालिसिस बहुत ही ब्रूटल और निहिलिस्टिक लग सकता है। अगर कोई कहानी नहीं है, अगर हम सिर्फ बायोकेमिकल मशीनें हैं, तो फिर क्या बचा? यहीं पर हरारी अपना व्यक्तिगत समाधान पेश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि दुनिया क्या है, तो आपको अपने दिमाग की बकवास, इन कहानियों को सुनना बंद करना होगा और सीधे रियलिटी यानी वास्तविकता को ऑब्जर्व करना होगा। इसके लिए वो जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं वो कोई नया गैजेट नहीं है,
बल्कि हजारों साल पुरानी एक तकनीक है, विपश्यना, यानी विपासना मेडिटेशन। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ किसी धार्मिक कर्मकांड की बात नहीं कर रहा हूँ। हरारी ध्यान को धर्म के चश्मे से नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक और एम्पिरिकल टूल के रूप में देखते हैं। यह अपने ही दिमाग को हैक होने से बचाने का एक तरीका है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और सिर्फ अपनी सांस को या अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप उस रियलिटी को देख रहे होते हैं जो आपके दिमाग की कहानियों से पहले आती है। हरारी कहते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम अपनी खुद की एक सांस को 2 मिनट तक लगातार बिना भटके महसूस नहीं कर सकते। अगर हम अपने खुद के शरीर और दिमाग की वास्तविकता को नहीं समझ सकते, तो हम दुनिया की वास्तविकता को कैसे समझेंगे? जब तक हम दर्द, खुशी, डर या गुस्से को उनके असली रूप यानी शरीर में होने वाले बायोकेमिकल बदलावों के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक हम राजनेताओं, विज्ञापन कंपनियों और AI एल्गोरिदम की कठपुतली बने रहेंगे। तो अगर कोई एक बड़ा मैसेज, एक अल्टीमेट लेसन है इस पूरी किताब का, तो वो ये है, एल्गोरिदम आपको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आज़ादी बचा सकें, तो आपको एल्गोरिदम से ज़्यादा तेज दौड़ना होगा। आपको खुद को, अपने दिमाग को उस मशीन से बेहतर समझना होगा। नो थायसेल्फ, यानी अपने आप को जानो। अब समय आ गया है कि हम आज के इस लंबे और इंटेंस मास्टर क्लास को समराइज करें, एक फाइनल सिंथेसिस की तरफ बढ़ें। हमने आज की शुरुआत कहाँ से की थी? उस स्मार्टफोन से जो आपके हाथ में है। हमने देखा था कि कैसे हम जानकारी के समंदर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन स्पष्टता या क्लैरिटी के लिए प्यासे हैं। हमने एक एक करके 21वीं सदी के उन सारे इल्यूजन्स को तोड़ा जो हमें आराम देते हैं। हमने समझा कि बायोटेक और इन्फोटेक का मिलन कोई आम तकनीकी प्रगति नहीं है, ये इंसानियत के बुनियादी ढांचे यानी फ्री विल और इंसान की आज़ादी को जड़ से उखाड़ रहे हैं। हमने देखा कि कैसे AI हमें जॉब मार्केट से बाहर धकेल कर एक यूजलेस क्लास में बदल सकता है, जहां हमारी कोई आर्थिक या राजनीतिक अहमियत नहीं होगी। फिर हमने देखा कि इस तकनीकी और आर्थिक खतरे से घबराकर इंसान कैसे पीछे की तरफ भाग रहा है। वो राष्ट्रवाद और धर्म की उन पुरानी गुफाओं में छिपना चाहता है, जो अब उसे न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन जैसे ग्लोबल खतरों से नहीं बचा सकती। हमारी राजनीति इन समस्याओं को सुलझाने के बजाय इमिग्रेंट्स और माइनॉरिटीज पर गुस्सा निकालकर असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। हमने ज्ञान के उस भ्रम को भी तोड़ा जहां हमें लगता है कि हम सच जानते हैं, जबकि असल में हम अपने ग्रुप के अंधानुकरण में फंसे हैं और हमारी नैतिकता इस कॉम्प्लेक्स ग्लोबल दुनिया के लिए फेल हो चुकी है। और अंत में हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारा एकमात्र बचाव हमारी मानसिक दृढ़ता, बदलाव को स्वीकार करने की हमारी क्षमता और बिना किसी झूठी कहानी के वास्तविकता को देखने की हमारी हिम्मत में छिपा है। ये कोई आसान तस्वीर नहीं है जो मैंने आज आपके सामने रखी है। ये आपको असहज कर सकती है, लेकिन मेरा काम आपको सुलाना नहीं, आपको जगाना है। अगर आज आप थोड़ा डरा हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा अलर्ट और फोकस्ड महसूस कर रहे हैं, तो मेरा आज का काम पूरा हुआ। याद रखिए, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है। चुनाव आपको करना है कि आप एल्गोरिदम द्वारा हैक किए गए डेटा पॉइंट बनना चाहते हैं या अपनी रियलिटी के मास्टर। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। हैव अ ग्रेट डे अहेड।